डर जब हद से गुजर जाए तो उससे लड़ने की हिम्मत आ ही जाती है। कहानी है 3 लड़कियों की जो एक अनजान शहर में नौकरी की तलाश कर सस्ता घर ढूंढ रहे थे अपने रहने के लिए। मेरा नाम है सोनम। बात 2014 की है, जब मैं 2 और लड़कियों के साथ नवी मुंबई में एक अपार्टमेंट शेयर करती थी। हमारी शिफ्ट कुछ इस तरह की होती थी कि घर में एक टाइम पे बस एक ही लड़की हुआ करती थी। हम तीनों वीकेंड्स पर ही एक दूसरे की शक्ल देख पाते थे, और कभी कभी तो वो भी नहीं हो पाता था, क्योंकि काम के बाद सोशल लाइफ भी तो थोड़ी जीनी होती है ना। हम जहाँ रह रहे थे, ये जो अपार्टमेंट है, ये एक पुरानी बिल्डिंग में थे जो कि पता नहीं कब बनी थी। अपार्टमेंट किसी चौल की तरह थे, लेकिन उसमें हमारी ही तरह के और भी नौजवान लोग रहा करते थे। ऐसा लगता था मानो वो बिल्डिंग हम जैसे लोगों को रेंट पे देने के लिए ही बनाई गई थी। खैर, क्योंकि वो अपार्टमेंट हम तीनों ने एक साथ मिलकर लिया था, हमने सेटल होने के बाद एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें हमारे खास दोस्त ही आए हुए थे। बस उनमें से एक मेरा दोस्त जिसका नाम शुभम था, उसने अकेले में मुझसे एक बात कही थी और उस बात को मुझे सीरियसली लेना चाहिए था, लेकिन तब मुझे लगा कि शायद शुभम मुझसे मजे लेने के लिए ये बकवास बातें कर रहा है। पार्टी में मैं देख रही थी कि कैसे शुभम काफी देर से अनकंफर्टेबल सा फील कर रहा था। पहले मुझे लगा कि ये उसकी पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम का प्रेशर है, लेकिन मौका मिलते ही उसने मुझे अकेला पाकर बोल दिया, आई डोंट थिंक तुम्हें इस घर में अब रुकना चाहिए। क्यों? मैंने पूछा। मुझे इस घर में कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में बहुत सारा दर्द छिपा हुआ है, बहुत सारा दर्द भरा हुआ है, और मानो ये घर रोने के लिए तैयार बैठा है। शुभम की इस बात का कोई मतलब मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया और मैंने बात इधर उधर घुमा दी। पार्टी खत्म हुई और सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन हम तीनों लड़कियां उसी घर में थी। और फिर वो सब अब शुरू होने लगा। वो घर 2 कमरों का था, जिनमें एक कमरे में हम तीनों के बिस्तर थे और दूसरे में हमारा सामान रखा था। घर के हॉल को हमने एक लिविंग रूम बना दिया था जहां गेस्ट आकर बैठ सकें। सामान वाले कमरे की दीवार पर एक हनुमान जी की तस्वीर थी जो कि एक लकड़ी वाले फ्रेम पर चिपकी हुई थी। ये तस्वीर एक धागे के साथ कमरे की दीवार में एक कील पर टिकी हुई थी। रात को अचानक आवाज आती और हम चेक करते तो देखते कि वो तस्वीर गिरी पड़ी है। तस्वीर हमारे सामने कभी नहीं गिरी, लेकिन कई बार अच्छे से टांगने के बाद भी वो हमेशा जमीन पर गिर जाती। अब मजे की बात यह है कि उस कमरे की खिड़की हमेशा बंद रहती थी। किसी भी तरह की वहां पे कोई हवा, कोई आंधी उस कमरे में आना पॉसिबल ही नहीं था। उस तस्वीर के फ्रेम, धागे और यहां तक कि कील को भी हमने कई बार चेक कर लिया था। सब कुछ ठीक था, लेकिन थोड़े दिन बाद हमने वो तस्वीर उस दीवार से हटाकर एक टेबल के ऊपर रख दी थी, पर वो वहां से भी गिरती रहती थी और हम तीनों का एक रूटीन बन गया था जिसमें जिसे भी तस्वीर गिरी हुई मिलती वो उसे उठाकर सीधा कर देता या वापस रख देता। पर सबसे डरावनी बात कुछ और ही थी। ये शुरू हुआ जब पार्टी के 1-2 दिन बाद मैं रात को अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रही थी। बात के बीच में अचानक मेरा दोस्त मुझसे बोला, तेरे घर में कोई बच्चा है क्या? नहीं तो फिर ये बच्चे के रोने की आवाज कहां से आ रही है? मेरा दोस्त एकदम श्योर था कि उसे फोन की मेरी साइड से बैकग्राउंड में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने फोन कान से हटाकर ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन रात के सन्नाटे में कोई और आवाज मेरे कान से नहीं टकराई। मैंने फिर अपने दोस्त से पूछा और उसने बताया कि
बच्चे के रोने की आवाज अभी भी आ रही है। उस रात के बाद ऐसा कई बार होता गया। मैं चाहे अपने दोस्त से बात करती, घर वालों से या फिर ऑफिस के लोगों से, हर किसी को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती। मैंने पता करने की कोशिश की, लेकिन उस बिल्डिंग में बच्चे वाला मैरिड कपल मुझे तो नहीं मिला, क्योंकि वहां सब हमारे जैसे सिंगल बंदे थे जो सस्ते रेंट के लिए वहां रह रहे थे। एक रात की बात है, मैं सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक मुझे दूसरे कमरे से तस्वीर गिरने की आवाज आई। नींद तो आ नहीं रही थी, इसलिए मैं उठकर दूसरे कमरे में तस्वीर उठाने चली गई, पर पूरे कमरे में ढूंढने के बाद भी मुझे वहां तस्वीर नहीं मिली। थक हार कर मैं वापस अपने बेडरूम में आ गई और मैंने देखा कि वो तस्वीर मेरी खिड़की के वहां पे रखी हुई थी। डर के मारे मेरे पैर कांपने लगे। मैंने तुरंत अपनी रूममेट को फोन लगाया जो अपनी शिफ्ट पर थी और उसे ये सब बताया। अरे वो मैंने ही दिन में एक टेबल पर रख दी थी खिड़की के पास, क्योंकि बार बार गिरती रहती थी उस रूम में। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। पर फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर तस्वीर यहीं पर थी तो दूसरे कमरे से वो आवाज किस चीज की थी गिरने की। मैंने तुरंत अपनी रूममेट को कॉल किया, लेकिन इस बार उसने फोन नहीं उठाया। शायद वो बिजी हो गई होगी। तो मैंने शुभम को फोन किया और उसे तस्वीर और उस आवाज के बारे में बताया। शुभम मुझे कहने लगा कि उसे पहले से ही इस घर में कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी, लेकिन तब उसने मुझसे पूछा, तुम अकेली हो क्या? हाँ, इस वक्त मैं अकेली हूँ, बाकी शिफ्ट पे गई हैं। कहीं जा सकती हो इस वक्त? किसी फ्रेंड या रिलेटिव के यहाँ? क्यों? अगर पॉसिबल हो तो चली जाओ, अब इस घर में रुको मत। मैंने कुछ सोचने के बाद अपना बैग पैक किया और अपने एक अंकल के यहाँ चली गई जो सांता क्रूज में रहते थे। वहां जाकर सुबह मैंने शुभम को फिर से फोन किया और तब उसने बताया, कल रात तुमसे बात करते वक्त मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड से 2 आवाजें आ रही थी। एक किसी छोटे बच्चे की रोने की और दूसरी किसी औरत के रोने की। तभी मैंने पूछा था कि तुम अकेली हो क्या? उस दिन के बाद मैंने एक नया घर ढूंढना शुरू कर दिया और तब तक मैं सोने के लिए सांता क्रूज आ जाती थी अपने अंकल के यहाँ पे। उस घर में अब कौन रह रहा है और वहां क्या हो रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं। कुछ जगहों के साथ कुछ ऐसी कहानियां जुड़ी होती हैं जिन पर यकीन करना आसान नहीं होता। ऐसी कहानियों पर कोई तब तक यकीन नहीं कर पाता जब तक कि खुद के साथ ऐसा कुछ ना घट जाए, क्योंकि ये कहानियां हैं बुरी शैतानी ताकतों की। आज की कहानी में बस इतना ही। जल्दी मिलता हूं किसी और कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए।